वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून, दैट इज 8th ऑफ जून टू 15th ऑफ जून। किसी रीज़न की वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर पाई थी वीडियोस, तो अब मैं अपलोड कर रही हूँ और कंटिन्यूसली सारे आपके जो हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक की आ जाएंगी वीडियोस। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ वेस्ट बंगाल टू ज्वाइन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आपको पता है कि मैंने जब आपको जनवरी में ये चीज़ पढ़ाई थी कि 34th जो यूटी बना है जिसने ज्वाइन किया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, वो है दिल्ली, 35th है उड़ीसा। तब मैंने बताया था कि वेस्ट बंगाल ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। बट अभी आपको पता है रिसेंट में इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी की सरकार आ गई वहाँ पर, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी क्या कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। और टोटल हमारे 28 स्टेट्स और बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबको मिलाकर हमारे 36 स्टेट्स और यूटी सब ने ही जो है इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 36 नंबर का या लास्ट कौन है जिसने ज्वाइन किया था इसको, आयुष्मान भारत स्कीम को। तो आयुष्मान भारत स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या? बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड इन 23rd ऑफ सितंबर 2018। नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कवरेज इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं आपको एज अ हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि 5 लाख रुपए मिलते हैं एक फैमिली को और एक साल में। ठीक है, इसमें सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है। मैंने आपको बताया था कि यानी कि जिसमें आपको थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं वो सेकेंडरी हो गया, और जिसमें आपको प्रॉपर किसी स्पेशलाइस्ट के पास जाके दिखाना पड़ता है वो होता है हमारा टेरिशरी हॉस्पिटलाइजेशन। यानी कि जैसे कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट होता है तो उसको हम किसके अंडर कंसिडर करते हैं? टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन में। देन अगर हम बात करें कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट होता है बेस्ड ऑन द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्राइटेरिया। उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके अंडर, स्कीम के अंडर एलिजिबल है। ठीक है, कोई फैमिली साइज का, एज का, जेंडर का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें दोनों तरीके के हॉस्पिटल्स कवर होते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी। ऑल्दो अभी रिसेंट न्यूज़ में आ रहा था कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं अब वो इस बेनिफिट को नहीं देंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। तो बेनिफिट्स, प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल के, पोस्ट हॉस्पिटल डे केयर प्रोसीजर्स, मेडिसिन, डायग्नोसिस, इन सब बेनिफिट आपको इसके अंडर मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो फंडिंग पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फंडिंग पैटर्न 60-40 फॉर जनरल स्टेट्स, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स एंड 100% सेंट्रल फंडिंग है फॉर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। यूटी विदाउट लेजिस्लेचर मतलब जिनका अपना कानून जो खुद से मतलब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स, इसमें ये 2 और इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च हुए थे, दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। एक आपको ना डिजिटल हेल्थ आईडी, जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे एक हेल्थ आईडी मिल जाती है। तो जब भी आप किसी भी अगर उसमें जाते हैं तो आपका वो आईडी दिखाइए, उससे आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी और आप इजीली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज आयुष्मान वेव वंदना कार्ड। ये था बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी जो 70+ हैं उनको जो है अलग से और बेनिफिट दिए जा रहे हैं, यानी उनको अलग से इंश्योरेंस जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई भी स्कीम आती है तो उसको कैसे रीड आउट करना है, यानी उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहली तो होती है लॉन्च डेट, देन कहाँ से लॉन्च हुई, थर्ड थिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या मिनिस्ट्री कौन सी है, उसके कोई स्पेशल पॉइंट्स है जैसे 5 लाख कवरेज मिल रहा है, ये याद रखना है आपको। देन इसके बाद हम बात करते हैं ये फंडिंग पैटर्न जो होता है ये आपको ज़रूर याद रखना होता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स हैं ये सब आपको याद रखना है। तो किसी भी योजना को बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं, बस ये मेन पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है स्वामीनाथन जानकीरमन रीअपॉइंटेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो जो स्वामीनाथन जानकीरमन है उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया है 2 सालों के लिए। वो 26 ऑफ जून 2026 से लेकर अब वो 2028 तक रहेंगे। उनको पहले अपॉइंट किया था जून 2023 में। ठीक है, तो 3 साल उनके कंप्लीट हो गए थे, अब उनकी रिटायरमेंट होनी चाहिए थी या हटना चाहिए था, बट अब उनको रीअपॉइंट करके 2 सालों के लिए और अपॉइंट कर लिया गया। तो अब हमारे मेन क्या बनता है, कौन से 4 मेन डिप्टी गवर्नर्स हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन, SC मुर्मू, पूनम गुप्ता और रोहित जैन। रोहित जैन तो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। Moving on to the next news, Piyush Goyal launches the भव्य पोर्टल to accelerate the development of 1000 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो मैंने आपको भव्य पोर्टल भी करा रखा है, आपको याद हो तो, भारत औद्योगिक विकास योजना। भव्य का क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। बेसिकली हम अपने जो इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स मतलब ऐसी एक फैसिलिटी बना रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी सामान की ज़रूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो सब अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये मार्च में न्यूज़ आई थी, तब मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कि 33
8,660 करोड़ रुपीज़ जो है स्कीम का आउटले है, इतने पैसे दिए गए हैं। ठीक है, इसका एम क्या है, टू डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बाई 2031-32। तो ये पूछ सकते हैं कब तक, 31-32 तक, और 100 ऐसे पार्क्स बनाएंगे जहाँ पर सारी स्कीम्स जो है, सारी फैसिलिटीज़ जो है, रेडी टू यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल होगा फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इसको देख कौन रहा है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उसका 25% और प्रोवाइड किया जाएगा आपको, मतलब और फैसिलिटीज़ दी जाएंगी अंडर दिस स्कीम। अब मैं आपको बताती हूँ ये प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है। तो देखिए पहले क्या होता था, जब भी कोई चीज़ें बनती थी, यानी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, एक लैंड लेते थे और वहाँ पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल रहा है, यानी कि आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि आपको रेडीमेड चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि आपको बस प्लग करना है और अपना काम शुरू करना है। तो वहाँ से ये टर्म आया प्लग एंड प्ले, यानी कि यू हैव टू पुट द स्विच ऑन एंड अपना काम शुरू कर देना है। तो जैसे कि आप घर का कह लो कि एक घर है, आपने घर लिया है, उसमें आप सारा फर्नीचर लेके जा रहे हो, तो वो ट्रेडिशनल तरीका हो गया। आपको ऑलरेडी फुली फर्निश मिल रहा है, सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, नया तरीका हो गया, यानी प्लग एंड प्ले हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया रिकॉर्ड 7.1% जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 23-24 का एस्टिमेट है 7.2, मतलब बताया गया था। रिवाइज एस्टिमेट है 7.4 फॉर 2025-24-25 एंड 25-26 में 7.1% है प्रोविजनल एस्टिमेट्स। ठीक है, आर ई मतलब रिवाइज एस्टिमेट्स, पी ई मतलब प्रोविजनल एस्टिमेट्स। अब ऑल्सो इसके साथ साथ जो है फोर्थ क्वार्टर का भी बताया गया है न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग, न्यू बेस ईयर जो है 22-23, जो कि आपसे पूछे जाएंगे। और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है बताई है क्वार्टर 4 की 7.8। तो अब देखिए मैंने ना जो भी न्यूज़ अभी तक रही जो इंपॉर्टेंट आपको जीडीपी से रिलेटेड याद रखनी है, वो मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया। जैसे जनवरी में आया था कि एनएसओ ने कहा था फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि 25-26 में हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 7.4% रहेगी, जिसमें क्वार्टर 1 का उन्होंने 7.8, क्वार्टर 2 का 8.2 बताया था और ओवरऑल 7.4 बताया था। तो ये याद रख लीजिएगा। फरवरी में बेस ईयर जो है वो रिवाइज किया था, तो उन्होंने इस 7.4 से इसको बढ़ाकर कर दिया था 7.6। देन मई में गवर्नमेंट ने कहा था कि अब हम 7 जून को जो है वो डाटा लाया करेंगे इंस्टेड ऑफ लास्ट वर्किंग डे ऑफ मई, क्योंकि हम जो है चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो बिजनेस होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 31 मार्च तक, तो वो अपना डाटा देते हैं। उस डाटा को इनकॉर्पोरेट करके हम बेटर तरीके से जो भी एस्टिमेट्स ला पाएंगे, इसलिए उन्होंने लास्ट वर्किंग डे ऑफ मई की जगह 7 जून को डाटा को रिलीज़ करने का बोला था। ये मई में न्यूज़ आई थी। देन जून में प्रोविजनल एस्टिमेट्स आए थे 7.7% का 25-26 के लिए ओवरऑल जो ग्रोथ रहेगी, और क्वार्टर 4 का बोला था 7.8। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। और ये डाटा रिलीज़ कौन करते हैं, एनएसओ मॉस्पी। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है, क्वार्टर 4 का 7.8, ओवरऑल 7.1। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज करंट अकाउंट। आपको पता है बीओपी आप पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें 2 अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और वो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में गया है एट $7.1 बिलियन इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है, तो अब ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, डाटा है। अब ये किसके लिए रेलिवेंट है, या जो कोई थ्योरी एग्जाम, यानी कि जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर योर दैट OMR बेस्ड जो होते हैं आपके MCQ टाइप्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक 6 सेक्टर स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप बनाया है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, इस चीज़ को फोकस करने के लिए उन्होंने एक 6 लोगों की 6 सेक्टर स्पेसिफिक मतलब 6 सेक्टर्स को फोकस करते हुए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। इसको हेड किया था सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज अमरदीप सिंह भाटिया जी। Not so relevant, you can skip this. Next one is PM Ujjwala Yojana, refill cut to 4 from 9 as OMCS LPG losses subsidy sold. अब इसका क्या मतलब है, तो आपको पता होगा एक उज्ज्वला स्कीम है। मैं पहले आपको उज्ज्वला स्कीम समझा देती हूँ, देन मैं आपको आती हूँ इस न्यूज़ के ऊपर। तो स्कीम आई थी 1 मई 2016 में बाय नरेंद्र मोदी फ्रॉम बलिया यूपी में है, वहाँ से उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो है वो उसको देखती है, उसके अंडर आता है। और नोडल एजेंसी कौन है, जितने भी कॉर्पोरेशन हैं, IOC, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोग जो औरतें हैं, आपने देखा होगा चूल्हा यूज़ करती हैं, बहुत सारे लोग गाँव में भी अभी तक मतलब जो है
वो गैस स्टोव्स वगैरह यूज़ नहीं करते, रादर वो ट्रेडिशनल मेथड जिसमें लकड़ियाँ डालते हैं एंड देन आग आती है उस तरीके से करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जब नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम आए थे, गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड कराना है, किसको? हम लेडीज़ को, ठीक है, और ताकि जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसको भी हम कम कर सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए थे उन्होंने, ठीक है। इनिशियल टारगेट था 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, फिर इसको रिवाइज कर दिया था टारगेट को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस के साथ, ठीक है। देन मूविंग ऑन, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 2.0 लॉन्च हुआ। पहले कब आई? 2016 में, फिर 2.0 लॉन्च हुआ अगस्त 2021 में। इसमें क्या हुआ? इसमें फर्स्ट एलपीजी रिफिल जो है, मतलब फर्स्ट सिलेंडर जो भरवाओगे वो फ्री है, उसके साथ आपको चूल्हा जो हम गैस स्टोव यूज़ करते हैं वो फ्री दे रहे थे, और पेपर वर्क भी इतना नहीं था, तो ये सेकंड उसमें था। अब इसमें स्पेशल प्रोविजन, जो माइग्रेंट वर्कर्स आए थे, कोविड के टाइम की बात है, तो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था। एलिजिबिलिटी बेसिस क्या था? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है 2011 का, उसके बेसिस पे हमने देखा था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अच्छा, SDG गुड हेल्थ, SDG 3, ठीक है, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इन सब गोल्स पे फोकस करती है ये स्कीम। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इसमें क्या होता था, आपको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडीज मतलब आपको वैसे भी पता होगा, जब भी आप गैस सिलेंडर भरवाते हैं तो आपको कुछ पैसा वापस आता है आपके बैंक अकाउंट में। तो पहले 9 सिलेंडर मिलते थे, अब कट करके 4 ही सिलेंडर आपको मिलेंगे पूरे साल में, ऐसा बोला गया है स्कीम के अंडर। ऐसा क्यों किया गया है? आपको पता है कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ब्लॉक्ड है, उसकी वजह से हमारे पास ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह नहीं आ पा रहा, पेट्रोल नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से जो हमारे प्राइजेस हैं एलपीजी के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास चीज़ों की सप्लाई नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको 9 के बजाय 4 ही सिलेंडर देंगे, और एक सिलेंडर पर आपको 300 रुपये मिलता है सब्सिडी, राइट। और तो टोटल आपको 4 सिलेंडर मिलेंगे तो 1200 रुपये सब्सिडी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिल्ली में आपको 942 रुपीज़ का एक सिलेंडर मिलता है, तो यानी अगर गवर्नमेंट आपको 300 सब्सिडी दे देती है तो 642 रुपीज़ बचता है, जब आपको क्या मिलेगा, ये सिलेंडर का प्राइस मिलेगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगेन इंपॉर्टेंट हो गई न्यूज़, क्योंकि आ गई, और कैसे कैसे याद करनी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस याद रखना, फर्स्ट आया 2016 में, उसके 5 साल बाद 2021 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आ गई। नेक्स्ट वन इज, उड़ान स्कीम की बात कर रहे थे, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम टू ऐड 100 न्यू एयरपोर्ट्स। तो उड़ान स्कीम है क्या? उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि बेसिक जो हमारे कॉमन लोग हैं वो भी एयरप्लेन्स में बैठ पाएँ, वो एयर टिकट्स अफोर्ड कर पाएँ, ये हमारा मेन एम था उड़ान स्कीम का, रीजनल कनेक्टिविटी करना, ठीक है, यानी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनको भी डेवलप करना। ये लॉन्च हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। फर्स्ट फ्लाइट इसकी आई थी 27 अप्रैल 2017 को। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना और एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल करना, राइट। अब ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और इसके लिए आउटलेट दिया गया था 28,400 करोड़। उड़ान स्कीम को अभी मार्च में एक्सटेंड भी किया गया था 2035-36 तक। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गई, 2 बार आ गई न्यूज़ में एक ही साल में, तो अगेन इंपॉर्टेंट बनता है। नाउ मॉडिफाइड उड़ान स्कीम टू ऐड 100 न्यू एयरपोर्ट्स। इसका क्या मतलब है कि अब वो कह रहे हैं कि 100 न्यू एयरपोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा विद द टोटल आउटले ऑफ 28,840 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 2026-27 से 35-36। ये मैंने आपको वैसे भी बताया ही है कि 35-36 तक इंक्लूड हो गई है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो एयर स्ट्रिप्स बनाने के लिए इतना जाएगा, एयरलाइन सब्सिडीज़ के लिए इतना है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। बस इतना याद रखना है कि 20 जून 2026 को ये मॉडिफाइड स्कीम आई, और इसमें 100 जो हैं वो न्यू एयरपोर्ट जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे विद इन 8 ईयर्स। तो आई होप ये भी आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज पीएम मोदी टू विजिट फ्रांस एंड स्लोवाकिया फॉर G7 समिट। तो मैंने आपको बताया है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं पूरी इस 6 मंथ में, कि जो मोदी जी हैं वो जाएंगे G7 समिट के लिए, जो कि 52nd समिट है फ्रांस में होगी। और इमैनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने जो मोदी जी हैं उनको इनवाइट किया था। 51st वाली जो है वो कनाडा में हुई थी, और वहाँ पर भी मोदी जी को इनवाइट किया गया था। अब इंडिया का ये 13th पार्टिसिपेशन है, और मोदी जी का 7th कॉन्जिक्यूटिव पार्टिसिपेशन, यानी लगातार 7वीं बार जो है मोदी जी जा रहे हैं G7 की समिट अटेंड करने। अब G7 है क्या? तो G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है एडवांस्ड कंट्रीज़ का, ठीक है, और
यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका एक मेंबर नहीं है, बट वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसे कि हम मेंबर नहीं है, हम स्टिल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बना कब था? 1975 में। कनाडा ने ज्वाइन किया 1976 में, रशिया ने 1997 में ज्वाइन किया था, और 2014 में निकाल दिया था रशिया को। क्यों? क्योंकि उसने क्रीमिया पे अटैक कर दिया था। तो वो ग्रुप G8 से फिर से वापस क्या हो गया था? G7 हो गया था, ठीक है। अब G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? कई बार करवाया है, जूस विद गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो जूस विद गर्लफ्रेंड में जापान, USA, इटली, कनाडा, ई से आपका इंग्लैंड है यानी यूके, जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। तो आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट इज संजय लोहिया नॉमिनेटेड टू द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो आपको पता है सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? 21 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में। अब आप मुझे बता सकते हैं, एक बार वीडियो को स्टॉप कीजिए और बताइए कि कितने 21 का क्या बाइफिकेशन है, यानी कितने कितने मेंबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर बता सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर फर्स्ट टाइम है तो मैं बता रही हूँ, इसको याद रखिएगा। तो फर्स्ट इज आरबीआई गवर्नर, 4 हैं डिप्टी गवर्नर्स, ठीक है। 4 आपके लोकल बोर्ड से आते हैं, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं, और 10 जो है आपके गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं। तो टोटल हो गए 21 मेंबर्स इन द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अब किसको नॉमिनेट किया? संजय लोहिया जी को, जो कि पहले क्या कर रहे थे? जो पहले सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर। अब इनको आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड में ला दिया गया है। इनको इन्होंने किसको रिप्लेस किया? नागाराजू मदीराला को, ठीक है। तो ठीक है, बस आपको याद रखना है कि कौन है, नाम भी याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। 21 मेंबर्स कौन कौन होते हैं, क्या बाइफिकेशन है, वो पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से आरबीआई के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आरबीआई बना था आरबीआई एक्ट 1934 में ऑन द बेसिस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, दैट इज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। 1 अप्रैल 35 को एस्टेब्लिश हो गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। पहले इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में था, फिर 37 में शिफ्ट होकर ये कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया, और अब तब से मुंबई में ही है। नेशनलाइज हुआ था, यानी कि राष्ट्रीयकरण जिसको हम बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट शेयर ले लेती है। पहले एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, फिर गवर्नमेंट ने इसमें अपना शेयर हिस्सेदारी बढ़ाई, तो वो हुआ 1 जनवरी 1949 से। अब डिप्टी गवर्नर्स की बात करें तो अभी हमने याद किया रोहित जैन, पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जानकी रमन और शिरीष चंद्र मुर्मू, दैट इज SC मुर्मू, ठीक है। तो आई होप याद हो गए होंगे। अब करंट गवर्नर की बात करें तो 26 नंबर के संजय मल्होत्रा जी हैं। फर्स्ट गवर्नर है हमारे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर है CD देशमुख। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे बेनिगल रामाराव, ठीक है। ओनली PM या प्रेसिडेंट जिनका कनेक्शन था आरबीआई से वो है मनमोहन सिंह, आपको पता भी है, जो उनकी बाद में एज अ PM आए थे। देन आरबीआई एम्बलम की बात करें कि उनका क्या सिंबल है, तो टाइगर विद अ पाम ट्री, आपने देखा होगा। लेकिन पहले क्या था? पहले एक लॉयन और पाम ट्री था, बाद में इसको चेंज करके टाइगर और पाम ट्री कर दिया है, ठीक है। देन बात करें तो हमारा जो आरबीआई है, हमारा जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसने म्यांमार और जो है पाकिस्तान के लिए भी काम किया है अंटिल अप्रैल 1947 के लिए म्यांमार, और पाकिस्तान के लिए जून 1948 तक काम किया है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर पहले जो है फाइनेंशियल ईयर इनका था, दैट इज जून टू जुलाई साइकिल था, यानी जुलाई टू जून चलता था। अब अलाइन करने के लिए बाकी जो भी होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, तो 2020 में ये चीज़ को चेंज करके वापस से 1 अप्रैल टू 31 मार्च कर दिया गया था। यानी पहले क्या था? जुलाई टू जून था, और अब क्या हो गया है? अब 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो गया है फ्रॉम 2020। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन इशू कर सकती है अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011। 4 मिनट्स है इंडियन गवर्नमेंट की। महेश कुमार का हाउस नंबर, इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया है। तो महेश मतलब मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, और बैंक नोट जो है वो नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी, ठीक है। तो MSD की न्यू मूवी, ये इस तरीके से आप याद रखते हैं। यानी कि मिंट कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे सिक्के कहाँ बनते हैं? महेश कुमार के हाउस नंबर पूछ लो, वहाँ पर बनते हैं। और जो बैंक नोट है वो कहाँ पर प्रेस होते हैं, यानी बैंक नोट कहाँ पर बनते हैं, छपते हैं? तो वो MSD जो है ना, MSD कौन है? महेंद्र सिंह धोनी की नई मूवी आई है, तो वहाँ पर दिखाया गया कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो M फॉर मैसूर, देन सालबोनी, देन देवास और नासिक, ठीक है। और जो आरबीआई है वो मैनेज करती है मैसूर और सालबोनी वाली, फर्स्ट 2 आरबीआई की और बाकी 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। तो इस तरीके से प्रेस का भी बाइफिकेशन है। मैक्सिमम डिनोमिनेशन कॉइन का कितना कर सकते हैं, वो है 1000 का कॉइन, और मैक्सिमम रुपी 10,000 रुपी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। मैक्सिमम लिमिट्स हैं ये कि 1000 से बड़ा कोई कॉइन नहीं हो सकता और 10,000 से बड़ा कोई नोट नहीं हो सकता, राइट। देन इंपॉर्टेंट सब्सिडीज, ये सारी आप याद कर लीजिएगा।
क्या क्या होता है 2 मिनट पॉज करके इसको, जैसे DICGC है जहाँ पे आपको 5 लाख रुपए मिलता है अगर आपका मान लीजिए कोई बैंक फेल हो जाता है, तो 5 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे आपके बैंक में, चाहे मान लीजिए 6 लाख हो 10 लाख हो, और अगर 3 लाख है तो ऑब्वियसली 5 से कम है तो उतना ही मिलेंगे। देन भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो मैं भी आपको बता रही थी कि RBI जो हमारी जो ये है प्रिंटिंग प्रेस है उसको संभालती है, तो वो उसी के अंडर आता है, BRBNMPL। देन रेबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक है इफ्टास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, एंड नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये पांचों आपको सब्सिडीज याद होनी चाहिए, उसकी फुल फॉर्म्स भी। देन नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश 700 शी मार्ट्स एंड 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो शी मार्ट्स क्या है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये अभी स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है इन द यूनियन बजट 26-27। शी का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। मार्ट्स यानी कि खुद से अपनी सहायता कीजिए, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, दैट इज DNRLM के अंडर आता है। इसमें मेन एम क्या है, हमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि उनको एक ऐसी जगह प्रोवाइड करनी है जहाँ पर वो आकर अपना सामान जो है वो बेच सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप सबको पता है, जो अपनी सहायता खुद करते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रही है कौन, शी मार्ट, यानी कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स, ठीक है। मार्ट समझते हो ना, जैसे आप जाते हैं रिलायंस फ्रेश वगैरह होता है, ठीक है। तो मार्ट्स बेसिकली कैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पर आप जाकर अपना सामान जो है वो खरीद सकते हैं, और जो बेच रहे हैं वो अपना बेच सकते हैं, ठीक है। देन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 700 शी मार्ट्स और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए हैं अंडर दिस, ठीक है, ताकि हम 6 करोड़ लखपति दीदी जो एक स्कीम आई थी उसमें उसको सपोर्ट कर सकें, और जो ये शी मार्ट्स हैं इनको भी हम क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। इसके लिए पोर्टल है ESARIS पोर्टल, ठीक है। तो आपको ये स्कीम के बारे में बताना चाहिए, इसी बजट का है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस week is India's retail inflation rises to 3.93% in the May 2026. So आपको पता है हमारे जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने बोल रखा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है 4% ±2% की रेंज में रह सकते हैं, यानी कि 2 से 6% के बीच में रह सकता है, और अभी मई में आया है 3.93%, विच इज़ हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट है उससे कम ही है। बेस ईयर रिवाइज हो चुका है 2024, ठीक है, और ये रिलीज कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर NSO जो है इस डाटा को रिलीज करता है। ये आपको याद होना ही चाहिए, कई बार हम पढ़ चुके हैं। बट ये जो इन्फ्लेशन रेट आया है ये 16 मंथ्स में सबसे ज़्यादा रहा है। कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनका एवरेज से जो हमारा आया 3.93 से ज़्यादा, दैट इज़ तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड उड़ीसा। यहाँ पर एवरेज से भी ज़्यादा है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब बात करें तो 16 मंथ के पीक पर है, ठीक है, और 3.93% आया है, और अप्रैल में था 3.48। हमारा जो टारगेट है वो RBI के टारगेट से अभी भी नीचे ही है, यानी 4% से नीचे ही चल रहा है। न्यू बेस ईयर बना दिया है 100। टोटल आइटम्स जो बढ़कर हो गई हैं, मैंने आपको बताया था 299 से अब बास्केट में हो गई है 358 आइटम्स, जिसमें 50 हैं सर्विसेज और बाकी की 308 है हमारे गुड्स। पहले थे 259 और 40, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है 299 थे पहले, 300 से कम, और फिर 3 और 5 इक्वल्स टू 8, तो 358 आइटम्स हैं हमारे उसमें। इसमें से 50 याद रखना है और बाकी बचा हुआ हमारी क्या हो गए, गुड्स आइटम्स हो गए। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। विद दिस हमारा कंप्लीट होता है इस वीक का जो है करंट अफेयर्स। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। बाकी अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका एग्जाम आ रहा है UGC नेट का, तो जो भी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स 6 मंथ के इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे मैं आपको एक PDF में या फिर एक वीडियो के थ्रू बता दूंगी। तो आप प्लीज़ उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी आपको अपडेट्स मिलती रहें। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।